चूँकि तकनीकी रूप से मैं बहुत सक्षम नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ गई थी। हेलो। मित्रों, थोड़ी सी बाधा आ गई, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। दरअसल तकनीकी रूप से मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, इसलिए समस्या आई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस समस्या का निदान हो गया है, तो मैं फिर से बातचीत आरंभ करूँगा। मैं आप लोगों से कह रहा था कि पिछले 10 दिनों से किन्नर को लेकर के विविध दृष्टिकोण से विद्वानों ने चर्चा की, और इस चर्चा के क्रम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न सुलझे, ऐसी गुत्थियाँ जो उलझी हुई थीं वो सुलझीं, कई नए सवाल खड़े हुए और कई सवालों के बनने का क्रम निश्चित रूप से हमारे मानस में आरंभ हुआ होगा। तो इसके लिए मैं वांग्मय पत्रिका के संपादक डॉक्टर एम फिरोज साहब को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझे भी उन्होंने इस बड़े आयोजन में शामिल होने का अवसर दिया। हाँ अकरम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अकरम, क्या मैं दोबारा जुड़ गया हूँ? अकरम, मनीष या कोई भी श्रोता कृपया ये बताने का कष्ट करे कि मैं जुड़ गया हूँ। लग रहा है कि मेरा संपर्क आप लोगों से हो गया है। दरअसल ये माध्यम अब नया नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों के लिए नया है, तो थोड़ी सी समस्या आती है और मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और भूमिका न बनाते हुए अब मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ। ये दौर विमर्शों का है और उस विमर्श की बिल्कुल नई जो कड़ी है उसमें किन्नर विमर्श को परिगणित किया जा सकता है। बड़ा सुखद है ये मेरे लिए कि वांग्मय पत्रिका के संपादक डॉक्टर एम फिरोज ने, जिनको कि किन्नर विमर्श को चर्चा के केंद्र में लाने का कदाचित सबसे अधिक योगदान देने का काम किया है, उन्होंने जब कहानियों को प्रकाशित करना शुरू किया, सबसे पहले हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, तो मुझे भूमिका लिखने का अवसर दिया। और परिणाम ये हुआ कि जो भी कहानियाँ प्रकाशित हुईं, उन कहानियों के माध्यम से मैं किन्नर विमर्श से न केवल जुड़ा बल्कि उसकी तह में जाने का भी प्रयास किया। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत गहराई तक शायद मैं जा नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक मेरा अध्ययन है, या जो मैंने सोचा या जो मैंने समझा, जो मुझे पता चला, वो ये कि किन्नर शब्द जो है
उससे जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में अभी भी हकीकत आधी है और आधा फसाना है। हकीकत का पक्ष ये है कि किन्नर का इतिहास, किन्नर का भूगोल, किन्नर की राजनीतिक स्थिति, किन्नर की संवैधानिक स्थिति, इस पर विचार विमर्श हुआ है। लेकिन किन्नर को लेकर के जो मान्यताएं हैं, जो हमारी अवधारणाएं हैं, उस पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। समाज में विविध प्रकार की भ्रांतियां हम देखते हैं किन्नर को लेकर के। जैसे पहली बात कि परिवार में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें लिंगीय विकृति होती है, तो वो बच्चा बोझ हो जाता है और उसको परिवार अपने से अलग कर देना चाहता है और अलग कर भी देता है। और अलग होने के बाद वो बच्चा समुदाय विशेष में चला जाता है, और जब समुदाय विशेष में चला जाता है तो उनके साथ रहने लगता है और उनकी एक अलग जीवन शैली होती है। उस जीवन शैली को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। जैसे उनका एक अलग समुदाय होता है, निश्चित रूप से उनका अलग समुदाय होता है, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनको जूतों से मारा जाता है, या किन्नर बच्चा स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जो भी उसका हमारे मन मस्तिष्क में स्वरूप है, यानी ताली बजाना, अश्लील हरकतें करना, इत्यादि इत्यादि। क्या ऐसा नहीं है कि ये सब जो अवधारणाएं और मान्यताएं हैं, ये विचारणीय हैं? मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किन्नर के रूप में, अर्थात लिंगीय विकृति के साथ पैदा होता है, तो उसको उसके माता पिता अपने से अलग कर देते हैं। वर्तमान विश्व में, वर्तमान संदर्भ में क्या ये बात स्वाभाविक प्रतीत होती है? इसके आगे जब हम जाते हैं तो ये भी मान्यता है कि किन्नर समुदाय के लोग आते हैं और उस बच्चे को बलात् छीन करके ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। ऐसे बच्चे जब उनके बीच में जाते हैं, परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं और उन्हीं की तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी विचारणीय मुद्दा ये है कि क्या जो उनके रहने का तौर तरीका है, जो उनके रहने का सलीका है, क्या वो स्वाभाविक है? क्या ये उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है? ये विचार करने की बात है।
और मैं यहीं पर एक बात और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जो हमारी अवधारणाएं, मान्यताएं या जो हम समाज में देख रहे हैं या जो हमारे मन में उनकी एक छवि है, उनका अक्स है, वो एक विशिष्ट रूप में है और वो उनकी प्रवृत्ति, उनके चरित्र से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में अगर आप गौर करिए, विचार करिए, देखिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, तो पता ये चलता है कि केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही इस प्रकार की स्थितियां हैं। अन्यथा पूरे विश्व में इस प्रकार की लैंगिक विकृति के साथ शिशु जन्म लेता है, बड़ा होता है, लेकिन उसका अलग से समाज नहीं होता है। वो उसी समाज में होता है, उसी समाज में रहता है और तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियों के साथ सक्रिय होता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, नौकरियां करता है। तो इसका अर्थ ये है कि नाचना, ताली बजाना या अश्लील हरकतें करना या एक समूह में रहना, ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। इसी के साथ मैं इस तथ्य की तरफ भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि जो किन्नर समुदाय है वो केवल अधिकांशतः नगरीय परिवेश में होता है। क्या केवल किन्नर नगरों में होते हैं? क्या केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में होते हैं? लेकिन जब हम साहित्य पर गौर करते हैं और जो भी अधिकांश साहित्य हमारे सामने आ रहा है, तो उसमें किन्नर को इसी अवधारणात्मक और सामान्य सामाजिक मान्यता के धरातल पर ही चित्रित किया जाता है। निश्चित रूप से हम उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके प्रति हमारी करुणा होती है। बावजूद इसके हम किन्नरों के मूलभूत जो प्रश्न हैं उसको अभी भी खास तौर से जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य है, या जो हमारे आसपास की भाषाओं में लिखा गया साहित्य है, कहानियाँ हैं, संभवतः पूरी तरीके से सामने नहीं ला पा रहे। मुझे इसका एक कारण ये भी लगता है, यद्यपि ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, कि जब किन्नर विमर्श की शुरुआत हुई अभी जल्दी ही हिंदी साहित्य में, तो किन्नर को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करना और उसके पीछे का जो लक्ष्य है, कदाचित जीवन को अभिव्यक्ति देने के बजाय किन्नर को संबल बना करके कहीं न कहीं खुद को एक साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत करने की आकांक्षा भी रही है। कहा जाता है कि ये विषय नया है, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से जब भी किसी भी भाषा और साहित्य में जब हम नए विषय को केंद्र में रख करके रचना शुरू करते हैं, ये एक आयोजन होता है इस प्रकार का, तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
आकर्षित होकर के फिर लिखने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों, खबरों, सूचनाओं या जानकारियों और काफ़ी हद तक अपनी अवधारणाओं को सम्मिलित करके लिखने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा लक्ष्य साहित्य नहीं होगा, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, केवल आंदोलन से जुड़ करके खुद को स्थापित करने की आकांक्षा होगी, तब तक हम किन्नर से संबंधित जो भी साहित्य है उस साहित्य को उसकी वास्तविकताओं के साथ कदाचित क्षमा चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जब तक हम उसको एक साहित्य के विषय के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे, आंदोलन के रूप में, और उससे जुड़ करके अपनी पहचान बनाने के लिए रचना करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा लक्ष्य होगा, यानी विमर्श को लेकर के जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। और इसके लिए हमको ईमानदार होना होगा। हम किन्नरों से मिल करके या किन्नरों के बारे में पढ़ करके अगर ये चाहें कि हम उनसे जुड़े हुए, उनके जीवन संदर्भों से जुड़े हुए तथ्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत कर दें, तो मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये चूँकि शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग नई विधा की तरफ, नए कंटेंट की तरफ, नए विषय की तरफ भागते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से विमर्श और ख़ास तौर से साहित्य मान्यताओं और अवधारणाओं से अलग जो वास्तविकताएं हैं वो भी हमारी नज़र में आएंगी, हमारे लेखन के केंद्र में होंगी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि किन्नर को हम केवल एक निश्चित खाने में रख करके न देखें, बल्कि किन्नर एक लैंगिक विकृति समझ करके और वो विकृति से ग्रस्त जो भी मानव योनि है उसको विशिष्ट रूप में रख करके न देखें, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा और विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मन में उसकी एक छवि है कि समूहों में और शहरों में एक विशेष मोहल्लों में रहते हैं, ये सच्चाई नहीं है। मैं अनुभव के आधार पर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये उनके समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है। वास्तव में समाज, हर समाज में, हर वर्ग में और हर क्षेत्र में, यानी सुदूर ग्रामीण अंचल में भी, कस्बों में भी, नगरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विकृति से ग्रस्त हैं। और अगर हम कहें कि वो किन्नर है तो उनकी उपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि परिवार उनको परित्यक्त कर देता है या अवधारणा है परिवार उनको भगा देता है, परिवार उनसे नफरत करता है। ये स्थिति तो मैं समझता हूँ कि किन्नर होने के कारण नहीं है, या कोई किन्नर है इसलिए उससे नफरत की जाती।
इसलिए उसका त्याग कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं। समाज में दलित तबका है, उससे भी पहले स्त्रियों का बहुत बड़ा वर्ग है। क्या वो नफरत का शिकार नहीं है? क्या दलित नफरत का शिकार नहीं था? आज भी सामान्य बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो क्या उनको त्याग नहीं दिया जाता? जन्म से पहले ही तमाम कानून, तमाम नियम के बावजूद क्या उनको अलग नहीं किया जाता है? ये विचारणीय बात है। और इसके विपरीत तमाम विकृतियों के साथ जब किसी घर में कोई शिशु जन्म लेता है, यानी कहने का आशय यह है कि ऐसे ऐसे शिशु जन्म लेते हैं जिनका जीवन केवल सांसों पर आधारित होता है, निर्भर करता है। क्या उनको फेंक दिया जाता है? कोमा में बहुत दिनों तक लोग पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले उससे अलग नहीं होना चाहते। तमाम व्याधियों और विकृतियों के साथ शिशु जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता की यही इच्छा होती है कि वो उनके बीच में रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मान्यता पूरी तरीके से सही है कि किन्नर बच्चे जैसे पैदा होते हैं वैसे ही उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन वो केवल किन्नर के संदर्भ में ही हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे अधिक तो मैं समझता हूँ जो स्त्रीलिंगी शिशु पैदा होता है, अभी भी उसके साथ समाज का एक बड़ा तबका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है। लेकिन दूसरा तबका अब पुरुष और स्त्री में कोई अंतर भी नहीं करता है। तो हमको किन्नरों को एक विकृत और सामान्य मानव योनि के रूप में भी देखने, समझने और उनकी उस विकृति के कारण होने वाली समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे समाज में, बहुत सारे गांव, बहुत सारे मोहल्ले, यहाँ तक कि मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, जिस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो किन्नर हैं और उसी समाज में रह रहे हैं, कोई पुरुष के रूप में, कोई स्त्री के रूप में। वो दोनों वर्गों से, वो तथाकथित रूप से कमजोर तबके में भी हैं, मध्य वर्गीय तबके में भी हैं और उच्च वर्गीय तबके में भी हैं। और अगर आप गौर करिए, देखिए गहराई से, तो ये हर समाज में इस प्रकार के लोग मिलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, या घटना इसको कहिए या समझ कहिए, कि बीए के स्तर तक एक शब्द है करामत। मैं उसका अर्थ किन्नर समझता था। क्यों? और मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि लखनऊ में एक महाविद्यालय है जिसका नाम करामत हुसैन महाविद्यालय है। असल में हमारे इलाके में एक व्यक्ति थे, वो अपने घर में रहते थे, अपने गांव में रहते थे, समाज में रहते थे,
और समाज के तमाम लोग उनको जानते थे और उनकी वास्तविकता के साथ उनको जानते थे कि वो किन्नर है। और धीरे धीरे वो किन्नर के लिए, यानी उनका जो नाम था करामत हुसैन, वो करामत हुसैन किन्नर का पर्यायवाची हो गया। तो गांव, आस पास इलाके के सभी लोग धीरे धीरे और जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्ति पीछे चले गए और करामत जो है किन्नर के पर्यायवाची के रूप में चल पड़ा। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। तो इसका मतलब है कि वो समाज में थे, समाज में रह करके उनकी समस्याएं थी। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याएं नहीं है। जिस प्रकार से विकलांग की समस्याएं होती हैं, दिव्यांग की समस्याएं होती हैं, वो किसी भी प्रकार का दिव्यांग हो, चाहे वो नेत्र के स्तर पे हो, चाहे वो स्वर के स्तर पर हो, चाहे वो शारीरिक अंग के स्तर पर हो, उसकी समस्याएं हैं। तो उसको इस तरीके से हमको देखना होगा। और हालांकि मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था, मैंने एक कहानी लिखी थी इस विषय पर, संपादक महोदय के बार बार दबाव पर एक ही परिवार के 3 व्यक्ति जो कि हमारे निकट के हैं, परिवार में रहते हैं, 3 व्यक्ति स्त्री पुरुष रूप में रहते हैं, लेकिन 3 किन्नर हैं। ऐसा नहीं है कि समाज उनको बहिष्कृत कर दे रहा है, समाज उनको वहां से भगा दे रहा है, हटा दे रहा है। और जहां तक नफरत की बात है, जहां तक घृणा की बात है, जहां तक दुराव की बात है, तो वो तो कोई भी हो सकता है। क्या उच्च वर्ग का व्यक्ति या सवर्ण व्यक्ति दलित से नफरत नहीं करता? अमीर गरीब से नफरत करता है, गरीब अमीर से नफरत करता है। तो ये केवल किन्नर होने के कारण नहीं है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि हम लोगों को जो भी विकृत लिंगीय व्यक्ति हैं, उनकी उस लिंग विकृति के कारण जो समस्याएं हैं, उनके जीवन की जो दुरूहता है, उस दुरूहता को, उन समस्याओं को ले करके भी साहित्य का सृजन करना होगा। उनको भी केंद्र में रखना होगा। निश्चित रूप से आप या हम या बहुत सारे लोग जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं, वो विमर्श और इस प्रकार के तमाम विशेषणों से संपृक्त साहित्य अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं। लेकिन जो लेमैन है, जब वो पढ़ेगा इस प्रकार की रचनाएं जो कि पूर्ण रूप से पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और विचारों पर आधारित होती हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है, मुझसे सवाल भी किए गए, तो फिर उस साहित्य के प्रति लोगों का विश्वास बन नहीं पाएगा। बच्चे को घर से कैसे निकाला जाता है या बच्चे के प्रति लोगों की कैसे नफरत होती है, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर रचनाएं जब लिखी जाती हैं। या एक और बात मैं करना चाहूँगा, एक आध कहानी मैंने ऐसी भी पढ़ी है कि परिवार समृद्ध है और वहाँ पर कोशिश की जाती है कि बच्चा अलिंगीय पैदा हुआ है या विकृत लिंगीय पैदा हुआ है तो उसको घर में रखा जाए। लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होने पर कुछ किन्नर किसी विशिष्ट समय पे आते हैं, तो वो बच्चा भी उन्हीं के बीच जाने के लिए तत्पर हो जाता है और उसके अंग थिरकने लगते हैं, उसके हाव भाव ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि उनके हाव भाव हैं। क्या ये स्वाभाविक है? मनुष्य का हाव भाव, जीवन शैली, यहाँ तक कि भाषा, बोली, ये अर्जित होती है, नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं होती है।
तो उसने कहाँ से अर्जित कर लिया। लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में यही है कि अगर वो कोई किन्नर है, किसी के अंदर लिंग की विकृति है, तो वो उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से हमारे मन में किन्नरों की छवि है, ताली बजाता हुआ, अश्लील हरकतें करता हुआ, विशिष्ट प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए। लेकिन क्या ये स्वाभाविक बात है? ये गौर करने की बात है। आपका स्वाद, आपका कपड़ा, आपकी पसंद, ये सब अर्जित होते हैं, समाज से हमको मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने समाज में भाग जाने के लिए बेचैन कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये जो बेचैनी है वो कृत्रिम है, वो हमारी अवधारणाओं और हमारी समझ के आधार पर निर्मित हुई, और उसी को हम उनके जीवन की सच्चाई, उनके जीवन की वास्तविकता के रूप में चित्रित करते हैं। आप लोग, ये बात सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे नाम हम लेते हैं जिन लोगों ने किन्नर होते हुए या किन्नर हैं और सफलताएं अर्जित की हैं। तो इससे क्या साबित होता है? वो सफलताएं किन्नर का होना या ना, उनका किन्नर होना या उनके लिंग में विकृति होना मायने नहीं रखता है, बल्कि उनका परिवेश, उनकी सुविधाएं, या उनको इस प्रकार का वातावरण मिला है कि वो सफल हुए। तो हमको उनकी जीवन शैली और पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर आधारित उनके दुख, उनकी समस्याएं अपने अभिव्यक्ति के दायरे में केवल नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको एक जीवंत व्यक्ति के रूप में, केवल लिंग विकृत व्यक्ति के रूप में भी रख करके देखना होगा, समझना होगा। तभी मैं समझता हूँ कि जो हमारा विमर्श है, और निश्चित रूप से विमर्श का जो लक्ष्य होता है, जो दलित, जो पीड़ित, दलित का मतलब जो दमित, पीड़ित, शोषित वर्ग है, उसके लिए संघर्ष और उसको रास्ता प्रशस्त करना। तो रास्ता मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब हम उनको उनके वास्तविक स्वरूप में देखें, उनको समाज से काट करके उनकी समस्याओं को नहीं देखेंगे, समाज में रहते हुए उनकी जो समस्याएं हैं, समाज से अलग नहीं बल्कि समाज के बीच रहते हुए जो उनके दुख हैं, उनकी पीड़ा है, उनके उत्साह है, उनकी ऊर्जा है, इसको भी हमें सामने लाना होगा। केवल दुख और पीड़ा को नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा को सामने लाना होगा, उनकी जद्दोजहद को सामने लाना होगा। और ऐसे पात्र हैं, ये वास्तविकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आयोजन किया जाए कि जो हम किसी ग्रुप में, किसी समूह में या किसी मंडल में किन्नर हैं, तो उनसे कम तादाद, संख्या ऐसे लोगों की नहीं है जो लिंगीय रूप से विकृत होते हुए समाज के हिस्से के रूप में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं। हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में उनकी मौजूदगी है, समाज में उनका प्रभाव है, समाज में उनकी का स्थान है, परिवार में उनका स्थान है, घर में उनका स्थान है। और मैं आशा करता हूँ कि यद्यपि अपने विचार होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी समझ होती है, अपना अध्ययन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मेरे विचार से सहमत हूँ। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं किन्नर विमर्श को स्पर्श करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बातें और ये तथ्य मेरे सामने आते हैं। तो डॉक्टर फिरोज साहब ने अवसर दिया, हो सकता है कि बहुत व्यवस्थित रूप से ना मैंने अपनी बात रखी हो, इसलिए कि मैं
एक्सपर्ट नहीं हूँ किन्नर विमर्श का, लेकिन ये बातें मेरे समझ में आती हैं, ये बातें मेरे जहन में हैं। ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरा साक्षात्कार है। और ये तो जब विमर्श या जब मैं विस्तृत सामाजिक संदर्भ में दाखिल हुआ, मेरे सोचने समझने की सलाहियत आई या उसको विशिष्ट नज़रिए से देखने की दृष्टि पैदा हुई, तब मैंने उनको अलग समझा। नहीं तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं व्यक्ति नाम उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, उनका इतिहास नहीं बताना चाहूँगा, मेरे बहुत निकट कई लोग ऐसे हैं जो परिवार की देखभाल करते हैं, परिवार में रहते हैं, यानी परिवार के मुखिया तक की हैसियत कई लोगों की है, और जो निश्चित रूप से लिंगीय विकृति का शिकार है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा बहुत संक्षेप में, कि जो हमारी अवधारणाओं, हमारी मान्यताओं पर आधारित किन्नर वर्ग है, उसमें बहुत सारे संदिग्ध, यानी कहने का आशय ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कदाचित लिंगीय विकृति से पीड़ित नहीं भी हैं, बल्कि वो अपने निजी हितों को ध्यान में रख करके इस तरीके से वेशभूषा धारण करके हमारे बीच आते हैं, और इसकी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सच्चाइयाँ हमारे सामने आए दिन आती रहती। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, उनकी अपनी सामूहिक धरातल पर समस्याएं हैं। एक समूह के रूप में उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये सारी बातें एक सीमा तक ही सही। और जो दूसरा छोर है वो ये है कि जो दूसरा बड़ा तबका है लिंग विकृति से जुड़े हुए लोगों का, उनको भी साहित्य के विमर्श के बीच हमको लाना होगा। और मैं अब थोड़ी सी बात करूँगा इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी 50-50 जो प्रकाशित हुआ, युवा लेखक भगवंत अनमोल ने इसको रचा। और इसकी चर्चा मुझे लगता है कि बहुत अधिक हुई, वो इसलिए हुई कि ये हिंदी के बहुत अधिक बिकने वाले उपन्यासों में परिगणित किया जाता है। कई संस्करण भी इसके प्रकाशित हो चुके हैं, और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है और हिंदी के लिए बहुत अच्छी बात है, जहाँ पढ़ने का बिल्कुल उल्टा है, पठनीयता धीरे धीरे ख़त्म हो रही। तो इस उपन्यास के आने के बाद फिर से एक बार उपन्यास या कथा साहित्य की तरफ इसने लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। और उपन्यासकार ने किन्नर को, मुझे लगता है, यद्यपि आप कह सकते हैं कि कुछ टैबूज हैं इसमें, लेकिन बहुत विशिष्ट नज़रिए से देखने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि एक समाज के व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास किया है। एक तरफ वो किन्नर है जो कि प्रताड़ित है, पीड़ित है और समाज से अंततः बहिष्कृत भी कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा किन्नर बच्चा है जो कि परिवार में रहता है और परिवार में मान सम्मान के साथ रहता है, पूरे परिवार का पूरा ध्यान उसकी तरफ है, और वो स्वाभाविक गति से जीवन को आगे बढ़ाते हुए जो उसके अपने लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति में लगा रहता है। तो कहने का आशय है कि ये ऐसा उपन्यास है जिसको कि बार बार देखने और समझने और उस पर विचार करने की इसलिए आवश्यकता है कि ये किन्नर जीवन के बृहद परिप्रेक्ष्य की तरफ हमको ले जाता है। किन्नर को
खाने में दायरे में रख करके मान्यताओं पर आधारित, अवधारणाओं पर आधारित, समाज में जो साधारण रूप से हमारी समझ बनी है उस पर आधारित जो किन्नर होते हैं उसके बरक्स इसमें किन्नर को एक व्यक्ति के रूप में, एक चरित्र के रूप में रख करके देखने का प्रयास किया गया है। यद्यपि बाजारवाद का जो आग्रह है वो कहीं कहीं इस उपन्यास को कालजयी उपन्यास बनाने के क्रम में बाधा भी डालता है। लगता है कि उपन्यासकार कभी कभी बाजारवाद के दबाव में आ जाता है और उस दबाव की परिणति के परिणाम स्वरूप उपन्यास में हल्कापन आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो भी उपन्यास हैं उन उपन्यासों में किन्नर जीवन के वास्तविक संदर्भों को रख करके चित्रण के लिहाज से, दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास है। हालांकि इस उपन्यास में बहुत सारी कमियां भी हैं, कमी नहीं बल्कि उसको आप ये कह सकते हैं कि इस उपन्यास की सीमाएं हैं, वो सीमाएं जो हैं समय को लेकर के हैं, जो देश काल है उसको लेकर के हैं और यहाँ समय नहीं। इसी के बरक्स एक दूसरा उपन्यास मैंने और पढ़ा, उस पर कुछ काम किया। एक हमारी वेलविशर हैं भारती जी, उन्होंने अस्तित्व नाम के एक उपन्यास पर मुझसे काम करवाया। तो उस उपन्यास में या उस उपन्यास से गुजरते हुए मुझे लगा कि अगर इस प्रकार के उपन्यास लिखे जाएंगे, और कई रचनाएं ऐसी हैं जो भेड़चाल से उपजी हुई रचनाएं हैं, तो इस विमर्श की धार को भोथरी कर दें। और दूसरी कहानियां हैं, कुछ कहानियां बहुत पहले भी लिखी गई, विमर्श के दौर से पहले कई बड़े रचनाकारों ने कहानियां लिखी, और उन कहानियों को जब आप देखेंगे तो फिर कदाचित संभवतः मेरे विचारों की कुछ हद तक तायीद भी होगी, इसलिए कि वो लोग किन्नर हैं लेकिन समाज में रह रहे हैं, किसी गंदी गली में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी भी कहानियां लिखी जा रही हैं। लेकिन अब जो बहुत ज़ोरों पर रचना हो रही है, बहुत ज़ोरों से रचना हो रही है, ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा निरपेक्ष होकर के, मान्यताओं से उबर करके, अवधारणाओं से अलग हट करके, वास्तविकता के धरातल पर जा करके हमको रचना करनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा। केवल उनसे मिल करके, उनके इंटरव्यूज़ ले करके, उनके बारे में सुन करके, उनके बारे में जान करके नहीं, बल्कि निश्चित रूप से उनका गहराई से अध्ययन करना होगा और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उनकी जीवन शैली को समझना होगा, पकड़ना होगा और वहाँ तक पहुँचना। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अब जहाँ तक सवाल की बात है, तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सुझाव और संस्तुतियाँ, हो सकता है कि विरोध भी हो, बहुत ध्यान से मैं नहीं देख सका, तो आए। और फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर इत्तेफाक से मैं पढ़ नहीं पाया उन सवालों को, अगर आप फिर से अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न मैं देखूँगा। उससे पहले वाङ्मय परिवार
कि अगुआ डॉक्टर एम फिरोज साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी और सौंपी है। वो ये कि ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है आज कदाचित समाप्ति की तरफ है, तो परंपरा होती है, औपचारिकता होती है धन्यवाद की। और वांग्मय से मैं भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ। ये पूरा का पूरा जो अवसर मुझे डॉक्टर एम फिरोज साहब ने दिया है, तो उनका ये हुक्मनामा है कि मैं इस बातचीत के साथ साथ परंपरा का पालन भी करूं। और मैंने कई बार फिरोज साहब से कहा कि समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है आप लोगों का। कुछ सबसे पहले मैं तो जो हमारे पूर्व वक्ता हैं, विद्वान पूर्व वक्ता, उनमें मैंने लगभग अधिकांश लोगों के जो व्याख्यान हैं और जो संवाद हैं, व्याख्यान तो नहीं संवाद, मैंने उसमें भागीदारी निभाई और कभी ऑफलाइन भी हो करके बाद में, तो उसमें ख़ास तौर से रमाकांत राय जी का बड़ा सहयोग रहा है और तकनीकी रूप से उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और उसके साथ साथ वक्ता के रूप में भी वो फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित रहे हैं। उसके साथ डॉक्टर लवलेश दत्त जी की भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और डॉक्टर गौरव तिवारी का बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान या परिचर्चा या संवाद हमारे बीच में आया। भारती अग्रवाल जी जो विदुषी हैं, उनकी भी वैचारिकता से हम लोग लाभान्वित हुए। डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब ने बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी पेचीदगियों से हम लोगों को परिचित करवाया। डॉक्टर रमेश कुमार जी और डॉक्टर राधे श्याम जी ने भी पूरी तन्मयता और पूरी तैयारी और लगाव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विदुषी लेखिका डॉक्टर लता अग्रवाल जी का भी सहयोग और भूमिका इस व्याख्यान माला में रही। और अंत में हमारे साथी, हमारे अजीज, हमारे मित्र, विद्वान वक्ता, जिनकी वक्तृत्व कला के हम लोग रसिया हैं, प्रोफेसर कमलानंद झा जी ने भी फिल्मों को लेकर के अपना सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। तो पहले तो मैं फिर बधाई देना चाहूँगा। बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि ऐसे कठिन समय में भी अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को स्थिर रख करके बहुत ही ज्ञानवर्धक और विचार उत्तेजक संवाद किया। और डॉक्टर फिरोज साहब की तरफ से मैं सबको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि वक्ता के साथ तकनीकी सहयोग में रमाकांत राय जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन दो हमारे शोधार्थी हैं जो कि बेहद प्रतिभावान हैं और निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल है, अकरम कादरी और मनीष गुप्त। इन लोगों ने भी पूरी लगन और तन्मयता के साथ इस आयोजन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई।
उनको भी धन्यवाद और ख़ास तौर से मेरा आशीर्वाद। अब मैं हलीम पीजी कॉलेज कानपुर का भी उल्लेख करना चाहूँगा। हलीम पीजी कॉलेज कानपुर के सौजन्य से ये पूरी श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई है। उसमें उनका बड़ा हलीम पीजी कॉलेज का और वहाँ के जो भी संकाय के विद्वान जन हैं उनका सहयोग रहा है। ख़ास तौर से वहाँ के प्राचार्य जो कि स्वयं एक रचनाकार हैं, डॉक्टर तनवीर अख्तर साहब, और हिंदी विभाग के प्रभारी, बहुत ही मधुर व्यक्तित्व के स्वामी, जल तरल व्यक्तित्व के स्वामी A.K. पांडे जी की भी भूमिका रही है। इसके साथ साथ फिरोज साहब की सहवासी साथ कदम से कदम साथ मिला करके चलने वाले डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला फैज़ साहब, डॉक्टर मुश्तकीम साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, शमा नाहिद, डॉक्टर अफरोज साहब की भी भूमिका और सहयोग इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो उनका भी धन्यवाद पहले मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूं और वांग्मय परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अंत में मित्रों, वास्तव में जो धन्यवाद के पात्र हैं वो हैं दर्शक, श्रोता। कदाचित अगर वो ना हो तो जो भी हमारी बातें हैं या जो भी विद्वान वक्ताओं का कहन है वो रायगा जाएगा, बेकार जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, यानी जो हमारी बातों को इस माध्यम से एक एक घंटे तक सुनने का टेम्परामेंट या अपनी क्षमता को बरकरार रखे हुए हैं, उनका तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनको बेहद धन्यवाद। अगर वो ना होते, दरअसल ये उनके लिए आयोजन है, वो ना होते और समय समय पर उनकी उपस्थिति के संदर्भ में कहना ये होगा कि वो बराबर न केवल उपस्थित